हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का, जिसमें हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का चैप्टर, जिसमें हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं बिजनेस होता क्या है। एक बार हम रिवाइज करेंगे बिजनेस क्या है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना और गुड्स और सर्विस जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, है ना। हम सभी को पता है कि बिजनेस का क्या एम होता है, कस्टमर्स तक वो सर्विसेज पहुंचाएं, गुड्स तक पहुंचाएं एंड उसके बदले में वो क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें। बैकबोन होता है बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये वैल्यू क्रिएट करता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। कौन? बिजनेस। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो प्रकार से होती है, एक इकोनॉमिक होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सुनकर क्या लगता है कि क्या होगी, तो देखो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटीज़ जो कि अंडरटेकन की जाती है इस ऑब्जेक्टिव से कि उसके बदले में हम क्या करेंगे, इनकम या फिर प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एम के साथ में की जाती है कि उसके बदले में हमको क्या करना है, प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है या इनकम बनानी। लेकिन उसी के अदर साइड पर अगर हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम करते हैं जेस्चर या फिर किसी इमोशन में आकर करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है इसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना, है ना। इसके अंदर प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज सब इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएट क्या करता है ये, यूटिलिटी फ्रॉम प्लेस, टाइम और पोजीशन। इसके लिए रिक्वायर होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, लेबर, स्किल एट्सेट्रा। देखो बिना इन्वेस्टमेंट के हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और बिना इन्वेस्टमेंट के हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रन नहीं कर सकते। अगर हमने इन्वेस्ट भी कर दिया तो इन्वेस्ट के लिए हमको मनी की नीड होगी, लेबर की नीड होगी, है ना। हमने लेबर पे इन्वेस्ट करेंगे, स्किल्स जो भी होगी उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों में हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। यहाँ पर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है और रिस्क जो है वो अनसर्टेन भी होता है, मतलब फिक्स नहीं है। आज रिस्क है, कल ज़्यादा हो, कल कम हो, कुछ भी हो सकता है। कंट्रीब्यूट करता है ये नेशनल इनकम के अंदर, यानी कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, देखो उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, तो जब भी नेशनल कैलेमिटीज़ या फिर कोई भी क्राइसिस आते हैं तो इन सारी सिचुएशन के अंदर भी हमारा बिजनेस जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में। एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स है। अब नॉन इकोनॉमिक की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये प्रॉफिट अर्न करने के एम से नहीं होता है और ये जो है वो लव में, सिंपत्ति में, ड्यूटी करके या फिर सोशल सर्विसेज करके इस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है ना। यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है नेशनल इनकम के अंदर। ये जो है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि अगर कोई मदर टीचर है ना, वो आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए आती है तो वहाँ पर तो उनको सैलरी मिलती है, बट अगर वही मदर टीचर उनके खुद के बेटे को पढ़ाएगी तो क्या वो उसके लिए चार्ज करेगी? नहीं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई डॉक्टर है, वो अपने बच्चे का इलाज कर रहा है तो इसके लिए वो क्या करता है, वो लव या सिंपैथी में करता है या फिर वो उसका रिलेशनशिप बिल्ड है उसके साथ में, इसीलिए वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख, तो चैरिटेबल एक्ट्स जो होते हैं, सोशल सर्विसेज होती है, सर्विंग पेरेंट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पर हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स हैं। देखो बेसिक डिफरेंट, ये स्लाइड पर आप देख लीजिएगा। एग्जांपल्स भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जांपल है इस स्लाइड के अंदर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों ही जो होती है ना वो नेसेसरी होती है बैलेंस्ड लाइफ के लिए और हेल्दी सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो फुलफ़िल करती है मटेरियल नीड्स को, यानी कि जितना भी मटेरियल हमको नीडेड है उसके लिए हमारी जो ये एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारी इस नीड को क्या करती है, फुलफ़िल करती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमको खुशियाँ देती हैं, है ना, शांति देती है, सोशल हार्मोनी देती है। बोथ टुगेदर लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द नेशन। और दोनों ही मिलकर क्या करती है, हमारे जो नेशन का डेवलपमेंट है वो करने में जो है वो सहायता करती है। ये दोनों ही इकोनॉमिक नीड्स हैं, दोनों ही प्रॉफिट और पर्पस से किए जाते हैं। ठीक है।
शॉर्ट में देखेंगे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमिक इनकम मोटिव से होती है, नॉन इकोनॉमिक कोई भी इनकम के मोटिव से नहीं होती है। चलिए अब हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस किसी ना किसी कारण के साथ में हम करते हैं ना, तो बिजनेस करने के पीछे क्या कारण होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, तो ये देखेंगे हम। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, चलिए देखते हैं। यस, every business is started with certain objectives or goals in mind. These objectives provide direction to the business and help in measuring its performance and success. देखो, हर बिजनेस किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव या किसी ना किसी गोल के साथ स्टार्ट किया जाता है ना। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्यों डिसाइड करते हैं, पहले से हम पहले से सोच के रखते हैं ना कि ये कारण से हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको बिज़नेस के अंदर क्या मिल सके, मदद मिल सके, और हम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस या फिर अपनी सक्सेस को जो है वो मेज़र कर सके, माप सके। ठीक है। Objectives of business are the specific ends toward which our effort and resources of a business enterprises are directed. They act as a target to be achieved within a given period of time. देखो, ऑब्जेक्टिव्स कैसे एक्ट करते हैं, एक टारगेट बना लिया जाता है ना, स्टार्टिंग में ही हम क्या कर लेते हैं, एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें कितना काम करना है, कितना इनकम अर्न करना है, कितना हम इसमें रिस्क उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम पहले से टारगेट सेव कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम एक टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, एक टारगेट को बना लेते हैं और उस टारगेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं, है ना। फीचर्स देखेंगे हम, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। ये क्या करता है, ये हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर और स्पेसिफिक होता है, रियलिस्टिक होता है, अचीवेबल होता है ना। यानी कि हमारा बिजनेस फीचर्स क्या होंगे ऑब्जेक्टिव्स के, बिजनेस से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस को एक डायरेक्शन जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करता है, क्लियर और स्पेसिफिक होता है ना, रियलिस्टिक होता है, अचीवेबल होता है, इसीलिए बिजनेस कर पाते हैं, मेजरेबल होता है ना, टाइम बाउंड होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस देखो, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, प्रोवाइड करना डायरेक्शन और मोटिवेशन, हेल्प करना प्लानिंग के अंदर, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट करना कोऑर्डिनेशन को, हेल्प करना मेजरिंग परफॉर्मेंस के लिए, इंश्योर करना ग्रोथ और सर्वाइवल को। ये जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं सक्सेस और ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पर हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में देखो, इकोनॉमिक क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने के एम से होता है, ये सर्वाइवल के लिए होता है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए होता है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर के लिए जो है वो हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बनी रहे और हमारी स्टेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर बनी रहे। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें बताते हैं। देखो, यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करके बताया गया है ना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सेटिस्फेक्शन कस्टमर के लिए, है ना, जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसे होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि समाज के लिए जो लाभदायक हो, ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होंगे। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन होगा कस्टमर्स का, क्वालिटी गुड्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा, फेयर ट्रेड होगा, वेलफेयर होगा एम्प्लॉयमेंट का, सोशल वेलफेयर होगा, प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर एनवायरनमेंट का। यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम सोशलिटी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लिए सोसाइटी के टूवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करते हैं हम इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो नॉट सेपरेट, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर कम्प्लीटली टू ईच अदर। देखो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते। बिजनेस सक्सेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर बैलेंस, और बिजनेस तभी सक्सेस हो पाते जब दोनों को हम बैलेंस करके चलते हैं। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी का, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का, गुडविल और रेपुटेशन का, नेशनल डेवलपमेंट के, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम बिजनेस के अंदर देखते हैं। दिस ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, यहाँ पर देखो इनकी समरी टेबल है। इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पर्पस क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स
अर्निंग प्रॉफिट करना, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग इन मार्केट शेयर, ये सारी चीज़ें। और इसका पर्पस क्या होता है? इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को। सोशल के क्या होते हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्वालिटी देना उनको, फेयर ट्रेड करना, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। और पर्पस क्या होता है इसका? फुलफिल करना सारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टुवर्ड सोसाइटी एंड इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं और नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क। देखो, बिजनेस रिस्क, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस क्या लेके आता है? साथ में रिस्क लेके आता है ना। हम बिजनेस करते तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न करवाएगा, लेकिन उससे पहले जब हम बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तब पहले हमारे को रिस्क ही यहाँ पर जो है वो मैनेज करना होता है। देखो, बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क रेफर करता है अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच में रिजल्ट इन प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और इवन लॉस। देखो, ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसी अनसर्टेनिटी का पीरियड जहाँ पर हम क्या करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ आंतरिक या बाहरी किसी ना किसी फैक्टर के अंदर कोई ना कोई कमी के कारण क्या होता है? हमको प्रॉफिट नहीं होता है, या फिर प्रॉफिट के रिजल्ट में कुछ हमको बदलाव देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी लॉस की सिचुएशन भी बन जाती है ना। तो इसे हम किससे डिफाइन करेंगे? बिजनेस रिस्क से डिफाइन करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या फीचर्स होते हैं? एक तो अनसर्टेनिटी होना इवेंट और आउटकम के अंदर, पॉसिबिलिटी होना लॉस की और लेस प्रॉफिट की, यानी कि या तो लेस प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा बिजनेस रिस्क होगा। इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस, एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, एग्जिस्ट करता है सभी प्रकार के बिजनेस के लिए, है ना। रिस्क तो हर किसी को मैनेज करना ही होता है, आप सभी को पता है। डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, कैन बी आइडेंटिफाई एंड मेजर टू सम एक्सटेंट, मतलब कभी कभी बिजनेस रिस्क को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का ये पार्ट होता है। ठीक है, देखो नेचर क्या होता है हमारे बिजनेस रिस्क का। देखो नेचर कैसा है, यानी कि क्या व्यवहार करता है ना। देखो कैसे व्यवहार करता है हमारा बिजनेस रिस्क। एक तो ये इनसेपरेबल होता है, जैसे कि रिस्क जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है ना, हटाया नहीं जा सकता है, उसे हम कहेंगे इनसेपरेबल, यानी कि पूरी तरीके से हम रिस्क से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेन, यानी कि फ्यूचर आउटकम जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं होते हैं, कंप्लीटली सर्टेनिटी इसके अंदर नहीं होती है। मेजरेबल, यानी कि रिस्क जो है वो मेजर्ड किया जा सकता है या फिर इवेल्युएट किया जा सकता है। स्पेक्यूलेटिव, जो कि इन्फॉर्मेंस चांस ऑफ गेन और लूज का होता है। देखो, बिजनेस के अंदर रिस्क होने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। किन कारणों की वजह से जो है वो बिजनेस के अंदर हमारे रिस्क होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल गई तो हमारे बिजनेस को रिस्क होने के चांसेस है। इकोनॉमी के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है ना, यानी कि कोई भी उतार चढ़ाव होता है, कोई भी बदलाव होते हैं, उसके कारण हमारा बिजनेस रिस्क हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा हो सकता है ना, आग लग जाना, कोई भी आपदा की वजह से, है ना। आपदा आपदा जैसे कि आग लग जाना, क्या भूकंप आ जाना, ये सारी चीज़ें है ना। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव होता है तो भी हमारे को बिजनेस रिस्क हो सकता है। कंपटीशन के कारण, ह्यूमन एरर्स और फ्रॉड हो जाने के कारण, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर बदला तो हमारा बिजनेस ज़रूर बदलेगा, है ना, यानी कि क्योंकि उनकी डिमांड भी यहाँ पर चेंज हो जाती है, इसलिए हमारा बिजनेस रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस रिस्क को यहाँ पर जनरेट करते हैं। बिजनेस रिस्क देखो यहाँ पर दो प्रकार से बताया गया है, एक तो प्योर रिस्क और दूसरा स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क के अंदर क्या होता है? ओनली लॉस होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का गेन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ हमको जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से हम लॉस ही फेस कर रहे हैं, है ना। यानी कि या तो आग लग गई है, चोरी हो गई है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरीके से। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर क्या होता है? चांस ऑफ बोथ गेन एंड लॉस, मतलब यहाँ पर हमको दोनों के चांसेस होते हैं, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे कि लॉन्च करना न्यू प्रोडक्ट, कभी कभी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो मार्केट में चल जाता है तो हम गेन कर पाते हैं उससे, और कभी कभी वो मार्केट के अंदर नहीं चलता है तो उसके कारण हमको लॉस भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम यहाँ पर। फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाने के कारण, चेंज होना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उसके कारण भी हमको ये सारे रिस्क जो है वो देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट,
अगर हमको बिज़नेस रिस्क हो रहा है तो ये हमारे बिज़नेस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखो, बिज़नेस में अगर रिस्क होगा तो वो हमारे बिज़नेस को तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा ही सही ना। क्यों? देखो, रिडक्शन हो जाएगा हमारे प्रॉफिट के अंदर, है ना? प्रॉफिट जो है वो हमारे कम हो जाएँगे, फाइनेंशियल लॉस हमको होने लग जाएगा, बैड डेब्ट्स और इंसॉल्वेंसी होने लग जाएगी, लॉस हो जाएगी हमारी रेपुटेशन, है ना? हमारी जो रेपुटेशन है वो भी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, खो जाएगी, है ना? इंटरप्शन हो जाएगा हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, लॉस हो जाएगा कस्टमर कॉन्फिडेंस के अंदर, है ना? तो हम ना मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट भी अगर लेके जाएंगे तो व्यक्ति लोग क्या करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिजनेस के अंदर इतना रिस्क हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा बिजनेस का कहीं ना कहीं वो नाम जो है वो मार्केट से हट जाता है। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप कैसा होता है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, यानी कि रिस्क और रिटर्न के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा, है ना? एक्सपेक्टेड, उसके एक्सपेक्ट के अंदर हमको वो रिटर्न भी क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। अगर लो रिस्क हुआ, है ना, अगर लो रिस्क हुआ तो हमारा क्या होगा, लो रिस्क होने में क्या होगा, जो लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हमको मिलेगा। यानी कि कोई भी रिस्क नहीं होगा तो कोई भी गेन भी नहीं होगा, है ना? रिटर्न क्या है हमारा यहाँ पे, रिटर्न से मतलब गेन, यानी कि प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर आपको रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो किसी भी प्रकार, अगर आपको रिस्क ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। बोलते हैं ना, मार्केट में हम कैसे उतरते हैं, ज़्यादा रिस्क के साथ ही उतरते हैं। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स इफेक्ट। आइडेंटिफाई करना रिस्क को, इवेल्युएट करना रिस्क को, कंट्रोल करना या फिर मिनिमाइज करना, और फिर उन सारी प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना। गुड रिस्क मैनेजमेंट लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर हमने अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो हम हमारी स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर रख पाएंगे अपने बिजनेस की, और उसको ग्रोथ की पोजीशन पर लेके जाएंगे। ठीक है। मेजरमेंट कैसे होता है रिस्क का? रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है ना? या तो वो मेजर किया जा सकता है टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूरनेस। टूल्स यूज्ड होते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट और वेरिएशन। रिस्क एनालिसिस, इस टाइप के टूल्स के द्वारा हम यहाँ पर रिस्क को जो है वो मेज़र करते हैं। हेल्प करता है ये हमको बेटर डिसीजन लेने के अंदर। मेजरमेंट जो है वो हेल्प करता है कंपेयरिंग के लिए और कंट्रोलिंग रिस्क के लिए। चलो नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। स्ट्रेटजीज क्या क्या रहेगी हमारी अगर हम बिजनेस रिस्क जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं तो? डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट या फिर मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन की सिचुएशन लेके आएंगे। इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कर देगा रिस्क को। प्रॉपर प्लानिंग और फोरकास्टिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम मार्केट में उतरेंगे, फोरकास्टिंग के साथ अगर हम मार्केट में उतरेंगे तो हमको कोई रिस्क की सिचुएशन नहीं बनेगी। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। ट्रेनिंग लो डेवलपमेंट की, है ना, ताकि उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यूज़ करना टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को। तो रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस्ड। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हम, हटा तो नहीं सकते पूरी तरीके से, पर हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ की कुछ क्लासिफिकेशन से देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी और ऑफ एक्टिविटीज़। देखो, रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन से देखते हैं। रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखो, दो प्रकार से यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आएगी और कॉमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ आएगी। The classification is done according to the rules, laws and regulation framed by the government for the smooth and fair functioning of business. ऐसी क्लासिफिकेशन ये क्यों की जाती है, ताकि हम रूल्स, लॉ और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, जो भी रूल्स, लॉज और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उनके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को क्या कर सकें, स्मूथ और फेयर फंक्शनिंग कर सकें। बेसिस क्या होता है रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन के? सर्टेन एक्टिविटीज़ जो होती है वो रेगुलेटेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, लाइसेंस, परमिट, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये रेगुलेशंस जो होती है वो नेसेसरी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के, प्रमोट करने के लिए, फेयर ट्रेड के लिए, इंश्योर करना कि क्वांटिटी, सेफ्टी, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो यहाँ पर मिल पाए। ये सारी चीज़ों को क्या करना है, इंश्योर करना है। रेगुलेशन इंश्योर्स डिसिप्लिन, कंट्रोल और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। रेगुलेशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन को, कंट्रोल को, स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो बिजनेस की, वो इस सभी चीज़ों को।
यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज हमने पढ़ी है। यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज के अंदर हमने देखा है कि एक तो है हमारा इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री, और दूसरा है हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है? एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है? प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चर का काम होता है गुड्स के। और कॉमर्स क्या करता है? इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ना। ये एक्सचेंज से, ट्रांसफ़र से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, गुड्स और सर्विस। ये दो कैटेगरीज जो होती है वो रेगुलेटेड होती है डिफरेंटली बाय द गवर्नमेंट। देखो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोडक्ट एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स को। इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, लाइसेंस की, क्वालिटी कंट्रोल की और सेफ्टी नॉर्म्स की। ये रेगुलेट होता है लॉज के अंदर, यानी कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के अंदर, इंडस्ट्री पॉलिसी एटसेट्रा। इस तरीके के लॉज जो हैं, नियमों के अंदर जो हैं, ये रेगुलेटेड होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, स्टील, सीमेंट, मेडिसिन, पेपर एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों का क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड वेल्थ क्रिएशन। चलो हम देखते हैं अब कॉमर्स में एक्टिविटीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर इन्वॉल्व होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। रेगुलेटेड होता है बाय लॉज लाइक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट। इन सारे एक्ट्स के अंदर जो है वो रेगुलेटेड किया जाता है कॉमर्स को। एग्जाम्पल्स देख लो, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सारे जो हैं वो किसके अंदर आएंगे? हमारे कॉमर्स के अंदर आएंगे, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस तक? कंज्यूमर्स तक, ताकि वो उसका कंजप्शन कर सके, है ना। इंडस्ट्री के बिना जो है कॉमर्स अधूरा है, एंड कॉमर्स के बिना इंडस्ट्री अधूरी है। ठीक है, तो इन दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी है। चलो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं, लॉज क्या क्या हैं, ये देखते हैं। इंडस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेट किया जाता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट के अंदर किया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अंदर। इंडस्ट्री का लॉ जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर आएगा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, BIS एक्ट 2016। कॉमर्स के अंदर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर यहाँ पर इसको रेगुलेट किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर, RBI, RADI, SAB एट्सेट्रा। यहाँ पर लॉज और एक्ट्स क्या रहेंगे हमारे? शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा 2019, ट्रेडमार्क एक्ट रहेगा 1919, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रहेगा 1949। क्या क्या चीज़ों की हमको नीड होती है और क्यों ये इम्पोर्टेंस होती है रेगुलेशन के लिए? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को, इंश्योर करना कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो गुड्स को हम दे पाएँ, प्रिवेंट करना एक्सप्लॉइशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करना फेयर कंपटीशन को, इंश्योर करना सेफ्टी और वर्कर एंड एनवायरनमेंट को, हेल्प करना इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर के अंदर। रेगुलेशन जो है वो ब्रिंग करता है ऑर्डर, सेफ्टी, फेयरनेस इन बिजनेस एक्टिविटीज़। डिफरेंसेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, देखते हैं। चलो, नेचर के बेस पर अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर किसके अंदर होता है? इंडस्ट्री के अंदर होता है। कॉमर्स के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स ऑफ गुड्स का। पर्पस क्रिएट करता है यूटिलिटी को इंडस्ट्री, और प्रोड्यूस करता है गुड्स को। कॉमर्स क्या करता है? यहाँ पर यूटिलिटी को क्रिएट करता है, किसके द्वारा? ट्रांसफ़र करने के द्वारा गुड्स को। रेगुलेटरी लॉज हमने अभी पढ़ी है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर होता है इंडस्ट्री, पॉल्यूशन लॉज के अंदर होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर होता है, जबकि कॉमर्स जो है वो शॉप एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, इन सभी के अंदर होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट होगा, पॉल्यूशन बोर्ड होगा, जबकि कॉमर्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर काउंसिल, RBI, SEBI, ये सब होंगे। एग्जाम्पल्स देख लो, टेक्सटाइल मिल, स्टील प्लांट, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और कॉमर्स के रिटेल शॉप, होलसेलर, डीलर, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब जो है वो कॉमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी तक हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्रेड क्या होता है ना, ट्रेड क्यों किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
ट्रेड रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड क्यों किया जाता है, मतलब बड़े नंबर पर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, है ना, बड़े अमाउंट में यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। क्या सोचकर, कौन से मोटिव के साथ में, कि हम जो है वो क्या कर सकें, प्रॉफिट जो है वो, भारी प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड? ट्रेड क्या करता है, वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है, यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। टाइम यूटिलिटी को भी यहाँ पर वो क्रिएट करता है। मेक्स गुड्स अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब गुड्स की ज़रूरत हो तब गुड्स को वो अवेलेबल करवा सके, इसीलिए ट्रेड किया जाता है। क्रिएट करता है पोजीशन यूटिलिटी को। देखो, पोजीशन यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, गुड्स रीच द राइट पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति को गुड्स की नीड है उस व्यक्ति के पास में गुड पहुंचे, गलत व्यक्ति के पास में जो है वो गुड्स यानी कि सामान हमारा ना पहुंचे। हेल्प इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े स्केल पर हम प्रोडक्शन कर सकें, इसमें ये हमारी मदद करता है। ट्रेड जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, चार, आप देख सकते हो 4 प्रकार के ट्रेड बताए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इंटरनल क्या होता है, ऐसा ट्रेड जो कैरिड किया जाता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसे हम कहेंगे इंटरनल। और उसी का उल्टा, यानी कि एक देश के बाहर, यानी कि दो देशों के बीच में, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। होलसेलर तो आपको पता ही है, जहाँ पर आपको सारा सामान कहाँ मिलता है, होलसेल की रेट में मिलता है ना। सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जहाँ से आप बड़े ही भारी मात्रा में क्या कर सकते हो, ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, आप गुड्स को खरीद कर सकते हो और बेच सकते हो। रिटेल के अंदर क्या होता है, जो हमारे लोकल एरियाज़ में जो शॉप्स होती है वो रिटेलर की शॉप होती है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर तक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सेल्स जो है वो करना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या हैं, देखते हैं। Auxiliaries to trade are those activities which help in the smooth conduct of trade. They do not transfer ownership of goods but facilitate the process of buying and selling. देखो, ऑक्सिलरी ट्रेड क्या करता है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्मूथ रिलेशनशिप कंडक्ट करती है, ये हमारे ट्रेड के लिए। देखो, हम ट्रेड अच्छे से कर पाएँ इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। ये जो है वो ट्रांसफ़र तो नहीं होता है ऑनरशिप का, लेकिन ये फैसिलिएट ज़रूर करता है प्रोसेस बाइंग और सेलिंग की। क्यों ज़रूरी होता है? दे हेल्प इन फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ बिजनेस, दे सेव टाइम एंड कॉस्ट, है ना। रिस्क को रिड्यूस करते हैं बिजनेस की, समय बचाते हैं, कॉस्ट बचाते हैं और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड को, हेल्प करते हैं एक्सपेंड करने में ट्रेड और कॉमर्स को। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सिलरीज के अंदर क्या क्या आते हैं, यानी कि क्या क्या सहायक है हमारे ट्रेड के लिए। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, हमको किसी भी तरीके की अगर बिजनेस एक्टिविटी करनी है तो हमको उसके लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है ना। तो ये क्या करता है, हमको हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गए, वाटरवेज हो गए। इन सारे वेज से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इन सब में हमारी मदद कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम रेलवे से होकर जा सकते हैं, रोडवेज से होकर जा सकते हैं। अब देखो, बैंकिंग, बैंकिंग कैसे हमारी मदद करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड वराइज बैंकिंग सर्विस। फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे किसके थ्रू होते हैं, हमारे बैंक के थ्रू होते हैं। अगर हमने सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज दिया तो हमें पैसा किसके थ्रू मिलेगा, बैंक के थ्रू मिलेगा। अब हम पर्सनली तो वहाँ से कैश लेकर नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पर बैंकिंग जो है वो हमारी ऑक्सिलरी है ट्रेड के लिए। इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट करता है गुड को अगेंस्ट लॉस और डैमेज। अगर देखो हमने गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, कोई ऐसा सामान है हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कि टूटने जैसा है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, ताकि क्या हो कि कभी सामान डैमेज हो जाए तो उसमें हम क्या हो, हमको लॉस का जो है वो पैसा मिल जाए। वेयर हाउसिंग, ये क्या करता है, गुड्स को सेफ रखता है वेयर हाउसेस के अंदर जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, स्टोरेज के लिए होता है वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइज करना, अब सामान तो है लेकिन विदाउट एडवर्टाइजिंग क्या आप उसको बेच पाओगे, नहीं। क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, अवेयरनेस जो है वो ये क्रिएट करता है एडवर्टाइजमेंट। आप सभी एड के थ्रू ही किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं।
कम्युनिकेशन देखो, बिना बातचीत के तो आजकल कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमको सामान खरीदना है अगर दूसरी कंट्री से, तो हम वहाँ पर कॉलिंग के थ्रू यहाँ पर बात कर सकते हैं। एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि पोस्ट हो गई, या तो हम अपने प्रोडक्ट की पोस्ट डाल देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम पोस्ट डाल देते हैं। अभी मैं भी आपको यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू। मैं यूट्यूब पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। तो मैं आपको मेरी सर्विस दे रही हूँ, आप सब क्या हो, कंज्यूमर्स हो, आप मेरी सर्विस ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा किसके थ्रू हो रहा है, टेलीफोन के थ्रू हो रहा है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी ऑक्सिलरीज होती है ट्रेड के लिए। और ऑक्सिलरीज जो होती है वो ट्रेड की क्या होती है, बैकबोन होती है सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। रिलेशनशिप क्या क्या है यहाँ पर हमारा ट्रेड और ऑक्सिलरीज के बीच में। ट्रेड जो है वो बाइंग और सेलिंग करता है गुड्स को, अर्निंग करने के लिए प्रॉफिट को। ऑक्सिलरी ट्रेड इनको सपोर्ट करता है। और रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या रहता है, ईजी, सेफ और प्रॉफिटेबल होता है। एग्जाम्पल्स देख लो। ट्रांसपोर्ट जो है वो मूव करता है गुड्स को डिफरेंट प्लेसेस पर। ये फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज के लिए होता है। और ये एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस को क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, ठीक है। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। देखो, इंडस्ट्रीज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री। यहाँ पर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो भेजा जाता है, और रॉ मटेरियल से वो क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो है वो क्रिएट करके जो है वो मार्केट तक पहुँचाते हैं। इंडस्ट्री एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का जो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को। ये ऐड करता है वैल्यू रॉ मटेरियल को बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। ये यूज़ करता है ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइजेस हो गया। ये क्रिएट करता है यूटिलिटी, प्लेस, टाइम और पोजीशन की। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हैं, यूज़ ऑफ मशीनरी टूल्स होता है, टेक्नोलॉजी होता है, लार्ज स्केल पर ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट को, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। इंडस्ट्री जो है वो 3 प्रकार की हो सकती हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, ठीक है। 3 प्रकार की हो सकती है। प्राइमरी, इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो भी यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। यानी कि जो हमको नेचर से चीज़ें मिल रही हैं उसी से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। ये प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स और अदर इंडस्ट्रीज़ के टू अदर इंडस्ट्रीज़ को भेजने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं यहाँ पर, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ऐसी प्रोसेस जो रॉ मटेरियल को काई में फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो है वो फैक्टराइज करेगी। मैन्युफैक्चर करना गुड्स को, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, रिपेयर करना, सर्विसिंग करना, ये सारी चीज़ें हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख पाएंगे। ये इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो चेंज करती है या फिर फॉर्म करती है रॉ मटेरियल्स को, और उसको थोड़ी सी वैल्यू जो है वो बढ़ाकर आगे पहुंचाती है। टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, ये इन्वॉल्व करती है प्रोवाइडिंग करना सर्विसेज को, सपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। ये जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस की हो गई, कम्युनिकेशन, ट्रेड और रिटेल की, एजुकेशन और हेल्थ केयर की। ये सारी सर्विसेज जो है वो टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ किसको देती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को देती है। ट्रांसपोर्ट के अंदर रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है। प्राइमरी के अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो है वो हमको मिलता है, सेकेंडरी में हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाते हैं, और टेरिटरी इन दोनों को क्या करता है, मदद करता है। इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों होती है, देखो इंडस्ट्री क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देता है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ कर देता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, इनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, हेल्प करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए। प्राइमरी इंडस्ट्री के इन इंडियाज़ के एग्जाम्पल्स देख लो, कोल माइनिंग इन झारखंड, टाटा स्टील इन जमशेदपुर, इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सर्विसेज, है ना। रिमेंबर दिस, रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस्ड होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज इससे जनरेट होती हैं, और सेटिस्फेक्शन होती है किसकी, कंज्यूमर की नीड्स की, ठीक है। ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पर कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड। ट्रेड को थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे यहाँ पर। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक ऐसी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइंग और सेलिंग करता है गुड्स को, क्या कौन से एम से? प्रॉफिट अर्न करने के एम से, है ना, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर। टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड भी यहाँ पर हमारा 3 प्रकार से हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड होलसेल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो एक कंट्री के अंदर हो, एक्सटर्नल कंट्री के बीच में, 2 कंट्री के बीच में। और होलसेल ट्रेड क्या होता है? जहाँ पर हम सेल और परचेज करते हैं गुड्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर। रिटेल ट्रेड यहाँ पर सेल करता है गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फाइनल कंज्यूमर तक। इंपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है? बाइंग किया जाता है, बाई किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि खरीदा जाता है। जो भी गुड्स हैं वो हम दूसरी कंट्रियों से क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो हम इंपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम उनको दूसरी कंट्रीज़ को हमारा सामान, हमारा गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। ठीक है। On the basis of functions performed, distribution trade, auxiliary to trade, entrepreneurial trade। देखो, हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड जो है वो हमारी मदद करता है। ऑक्सिलरी ट्रेड ये स्मूथ कंडक्ट करता है ट्रेड एक्टिविटीज़ का। और एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड जो है वो अज्यूम करता है रिस्क को ब्रिंग करने में एक साथ में वेराइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, बैंकिंग होगा, इंश्योरेंस होगा, वेयर हाउसिंग होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा और कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो, ट्रेड जो है वो बाइंग और सेलिंग करता है गुड्स को अर्न प्रॉफिट करने के लिए। ऑक्सिलरी स्मूथ कंडक्ट करता है ट्रेड का, है ना। तो यहाँ पर इजी, सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो गुड्स जो है रीच किए जाते हैं कंज्यूमर एट द राइट टाइम, प्लेस एंड इन गुड कंडीशन। यानी कि हम जो है गुड्स जो है वो कंज्यूमर को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सही जगह पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं और अच्छी कंडीशन के अंदर जो है, इन सभी के कारण क्या करते हैं? हम कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचा पाते हैं। कॉमर्स, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर कॉमर्स। कॉमर्स देखो, कॉमर्स के अंदर आपने पढ़ा है एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सचेंज करती है गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज। कॉमर्स हमारा 3 प्रकार से हो सकता है, इंटरनल कॉमर्स, एक्सटर्नल कॉमर्स, होलसेल कॉमर्स। देखो, कॉमर्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल कॉमर्स जो है वो एक कंट्री के अंदर हो रहा है, एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल एज सेम, 2 कंट्रीज़ के बीच में। और यहाँ पर होलसेल के अंदर क्या किया जाता है? लार्ज क्वांटिटीज़ को यहाँ पर सोल्ड किया जाता है रिटेलर के पास में, ताकि वो यूज़ कर सके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए फाइनल कंज्यूमर तक। रिटेल कॉमर्स जो है यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू फाइनल कंज्यूमर्स। इंपोर्ट कॉमर्स के अंदर परचेस करते हैं हम गुड्स को अदर कंट्रीज से। एक्सपोर्ट कॉमर्स के अंदर हम सेल करते हैं गुड्स को अदर कंट्रीज़ को। और ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, है ना। ई कॉमर्स तो आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय और सेल कर पाते हैं। कॉमर्स के बेसिस क्या है? ट्रेड है। ट्रेड के अंदर कोर एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग है। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, सपोर्ट करता है ये। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सिलरीज क्या क्या है कॉमर्स के लिए? सेम ऑक्सिलरीज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड इकोनॉमी। कॉमर्स और इकोनॉमी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? देखो, यहाँ पर कॉमर्स है हमारा, है ना। कॉमर्स क्या करता है ये देखते हैं। पहला तो प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना। मनी जा रही है, कंज्यूमर तक जा रहा है प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस यहाँ से प्रोड्यूसर तक जाती है, प्रोड्यूसर मनी देता है, मनी से कंज्यूमर। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रोडक्शन और कंजप्शन इंक्रीज़ करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ करता है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ इंटरनेशनल ट्रेड की और रिलेशनशिप की इंक्रीज़ करता है। सो ये था हमारा कॉमर्स का लास्ट टॉपिक। और अब आज हमने सारे ही टॉपिक्स जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए बिज़नेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर अकाउंट्स के अंदर भी, तो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। और तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।